वेलकम टू माई पॉडकास्ट अंडर द बैनर ऑफ ऑलिव्स ओजीज। अगर आप लोग मिलिट्री के बारे में जानना चाहते हो, देश के बारे में जानना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। बट बिफोर दैट, लेट्स रोल इनटू द इंट्रो। अपने पहले पॉडकास्ट में मैं बात करने वाला हूँ 1962 की इंडो साइनो वॉर के बारे में। इस पॉडकास्ट के 2 पार्ट हैं और ये पार्ट 1 है। अब बात करते हैं इस पॉडकास्ट की। 1947 में इंडिया के आज़ाद होने के बाद चाइना भी 1949 में आज़ाद हुआ। किसी दूसरे नए देश की तरह इंडिया की भी पहली प्रायोरिटी यही थी कि वो अपने पड़ोसी देशों से अच्छे रिलेशंस बना के रखे, और हमारी पॉलिसीज़ भी कुछ इसी तरह बनी थी। लेकिन चाइना ऐसा नहीं चाहता था। वो हमेशा से ही इंडिया को धोखे में रखता रहा और हमने उसे एक अच्छा दोस्त मानकर भरोसा किया, और न जाने कितने वीर सपूत हमने इस 1962 की जंग में खोए। अब बात आती है कि चाइना को दिक्कत क्या थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया अकेला नहीं था जिससे चाइना का ऐसा व्यवहार था। इससे भी बदतर कंडीशन में एक देश था, तिब्बत। एक काफ़ी सुंदर जगह, लेकिन 2 अक्टूबर 1950 में माओवादी सेना ने तिब्बत के चुंगडू शहर पर कब्जा किया, जो कब्जा 8 महीने तक चला। और 1 साल बाद 23 मई 1951 में 14 दलाई लामा, जो उस समय महज 15 साल के थे, उनसे एक 17 पॉइंट का एग्रीमेंट साइन कराया गया, जिसके बाद तिब्बत चाइना का आधिकारिक रूप से हिस्सा बन गया, जो किसी को भी एक्सेप्टेड नहीं था क्योंकि सब कुछ ज़बरदस्ती कराया गया। 1956 टू 1959 तिब्बत में विद्रोह चला। हजारों लोग आर्मी के द्वारा मारे गए, उनकी मोनेस्ट्रीज तोड़ी गई, न जाने कितने तरीकों से उनका दमन किया गया, और हार कर वो लोग अपने विद्रोह को छोड़कर पीछे हट गए। अब बात करते हैं उन हिस्सों की जिनके ऊपर ये पूरा विवाद बना हुआ है। अक्साई चीन, जो चाइना क्लेम करता है कि ये हिस्सा उसके जिंजियांग एरिया में आता है, जबकि ये इंडिया के लेह डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। इंडियन जॉनसन लाइन, जो 1865 में बनी थी, उसी के तहत बाउंड्रीज को मानता है, लेकिन चाइना कहता है कि वो प्रपोजल चाइना के सामने कभी रखा ही नहीं गया। लेकिन मैकार्टने एंड मैकडोनल्ड लाइन को मानता है, जो रफली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मिलता जुलता। और यही नहीं, उस समय एक और जगह डिस्प्यूट था, जो है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ये आज का अरुणाचल प्रदेश है, जहां का बॉर्डर मैकमोहन लाइन से डिसाइडेड है, जो 1914 की शिमला एग्रीमेंट के तहत तिब्बतन और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के बीच हुआ। लेकिन जैसा कि अभी बताया, चाइना तिब्बत को इंडिपेंडेंट मानता ही नहीं था, तो तिब्बत के पास बॉर्डर डिसाइड करने का राइट आया ही कहां से। अक्साई चीन स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये चाइना को स्ट्रॉन्ग वॉरफेयर कंडीशन देती है ड्यू टू हाई माउंटेन्स, और ये हिस्सा चाइना के जिंजियांग को तिब्बत से जोड़ता है। तो अगर अक्साई चीन हाथ से जाएगा तो तिब्बत से भी कनेक्शन टूट ही सकता है। फिर आता है 1950 का वो दशक, जब चाइना और इंडिया ने अपने देशों के नए नए मैप्स प्रेजेंट करने शुरू कर दिए। चाइना के प्रेमियर ज़ोउ एनलाई ने कभी भी जो मैप्स इंडिया की तरफ से प्रेजेंट किए गए थे, उसमें उन्होंने आपत्ति नहीं जताई। वो हमेशा यही कहते थे कि चाइना इंडिया की किसी भी टेरिटरी को क्लेम नहीं करता है, बट उसका मतलब ये था कि अक्साई चीन ऑलरेडी चाइना का हिस्सा है। तो अगर अक्साई चीन ऑलरेडी चाइना का हिस्सा है, तो चाइना किसी भी इंडियन टेरिटरी को क्लेम नहीं कर रहा है। इस तरह के डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए पीएम नेहरू और ज़ोउ एनलाई के बीच 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके अंदर 5 पॉइंट्स आते हैं, जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। और इसमें से कुछ भी आगे हुआ नहीं। इसी साल स्लोगन हिंदी चीनी भाई भाई बहुत फेमस हुआ। पंचशील एग्रीमेंट के ऊपर BR अम्बेडकर जी कहते हैं, I am indeed surprised that our Honorable Prime Minister is taking this Panchshil seriously. He must remember that Panchshil is one of the most significant place in Buddha Dharma, and how Zhou Enlai treated the Buddhists in his country is known to all. आचार्य कृपलानी कहते हैं, Panchshil was born in sin because
It was set forth with the destruction of nation. India had approved of ancient Tibet's destruction. और ऐसा नहीं है किसी ने इस चीज़ के बारे में पीएम नेहरू को वार्न नहीं किया। CIA की एक रिपोर्ट कहती है कि पीएम नेहरू ने बर्मा के प्रीमियर बासवे, जिसमें वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू को काफ़ी कॉशियस रहना चाहिए ज़ो एनलाई के साथ डील करते हुए। वो कहते हैं कि जो ज़ो एनलाई ने बात कही है कि वो किसी भी टेरिटरी को क्लेम नहीं करते हैं, ये पर्पसफुली कही है। धीरे धीरे डिस्प्यूट बढ़ता गया। चाइना ने 1956 में अक्साई चीन रीजन में एक रोड बनाई जिसको उसने नेशनल हाईवे 219 कहा और इसे अपने मैप्स में भी मार्क किया। लेकिन इंडिया को ये बात 1957 में एक साल बाद पता चली, क्योंकि वहाँ के वेदर कंडीशंस और ऊंचे ऊंचे पहाड़ की वजह से हमको पता ही नहीं चला कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। 1959 में दलाई लामा ने चाइना से परेशान होकर इंडिया के लासा में शरण ली, जो चाइना को मंजूर नहीं था। सेम ईयर चाइना's PLA took Indian prisoner in Longzhou who had an ambiguous position in मैकमोहन लाइन। 2 महीने बाद अक्साई चीन में क्लैश हुआ जिसमें 9 इंडियन फ्रंटियर पुलिस के जवानों की डेथ हुई। और उसी साल चाइना ने नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, आज का अरुणाचल प्रदेश, को भी अपने मैप्स में दिखाना शुरू कर दिया, जिसके लिए नेहरू जी कहते हैं अब वो कोई नेगोशिएशन तभी करेंगे जब चाइना के ट्रूप्स अक्साई चीन से पीछे हट जाएंगे। 1960 में बातचीत होती है लेकिन उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता। अब इंडिया ने नया स्टैंड ले लिया क्योंकि चाइना ने मैकमोहन लाइन के पास पेट्रोलिंग शुरू कर दी और इंडिया की ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कमांड्स को भी ऑर्डर मिला कि वो जितना हो सकते हैं उतना आगे हमारी प्रेजेंट पोजीशन से इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमने रिकॉग्नाइज किया है वहां तक पेट्रोलिंग करें। हमारी इस फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत चाइना शुरुआत में पीछे हटा, लेकिन उसने नई आउटपोस्ट और बंकर बनाना शुरू कर दिया इंडिया को काउंटर करने। इसके बाद हालात और बढ़ते गए, डिस्प्यूट्स और बढ़ते गए, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगा।